नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पीएम मोदी के अर्बन नक्सल वाले बयान पर, खरगे के पलटवार को लेकर, जिसमें खरगे ने बीजेपी को आतंकवाद वाली पार्टी और लिंचिंग करने वाली पार्टी करार दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। हरियाणा चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम आ गए हैं, लेकिन वार पलटवार का दौर अब तक बरकरार है। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार वार किया है। दोनों में क्या वार पलटवार हुए हैं, बताएंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं अर्बन नक्सल पर आर पार। हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद वार पलटवार का दौर अब भी जारी है। महाराष्ट्र में एक सभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने यह बता दिया है कि देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। पीएम ने कहा कि जनता ने उन्हें यह दिखा दिया कि कांग्रेस और अर्बन नक्सल की नफरत का शिकार नहीं होने वाले। वहीं पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी की पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, जो लिंचिंग करते हैं, ट्राइबल लोगों का रेप करते हैं, उसे ये पार्टी समर्थन करती है। सुनिए यह वार पलटवार। ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की। तो आज जब इसी वार पलटवार पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पवन पटेल जी, महामंत्री कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पवन पटेल जी, महामंत्री कांग्रेस, खड़गे जी ने कहा कि बीजेपी टेररिस्ट की पार्टी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो जरूर कुछ सोच समझ करके कहे होंगे, और सोच समझ के कहे होंगे तो कोई प्रमाण भी होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए बिना प्रमाण के कोई बात तो करते नहीं होंगे। तो अगर टेररिस्ट की पार्टी है तो चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करनी चाहिए पूरे प्रमाण के साथ।
क्योंकि एक टेररिस्ट जैसी पार्टी भारतीय लोकतंत्र को गवर्न करे, ये कोई भारतीय नहीं चाहेगा। जी देखिए, चुनाव आयोग में शिकायत की जो बात करते हैं आप, जितनी शिकायत की है उन शिकायतों का, कितने शिकायतों का निराकरण हो गया है, इतनी ईवीएम की जांच हो गई कि जिसकी बैटरी 99% थी, इतना हुआ। जहां पे चुनाव करने का, जो शिकायत करने का तो कोई मतलब नहीं है ईवीएम से कि चुनाव आयोग से शिकायत करे। और उन्होंने किस संदर्भ में बोला उसका उन्होंने बताया भी कि आदिवासियों के ऊपर, ट्राइबल के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, उनके साथ किस तरह अत्याचार किया जाता है, उस संदर्भ में उन्होंने बोला। उसके 10 सेंटेंस के बाद ही उन्होंने क्लियर किया कि यहाँ पे पेशाब कर दिया जाता है, बलात्कार किए जा रहे हैं, लोगों से झूठ बोला जा रहा है, हर वर्ग को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी बड़े अच्छे अच्छे वर्ड यूज जरूर कर लेते हैं, अर्बन नक्सलाइट। अरे भैया, क्यों आपके ऊपर विश्वास करने की आप एक कारण बता दीजिए। क्योंकि आप झूठ बोलते हो, आपने जो वादे किए थे सब वादे झूठे निकले आपके, इसके बाद भी जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी? ये आपके मैनेजमेंट की जीत है, पूरी दुनिया जानती है। तो आपने एक कारण बता दीजिए, इनके सरकार क्यों बन जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ बात करते हैं कि हमारे यहाँ संगठन कमजोर है, हमारे यहाँ आपस में जो उस चीज को एक लाइन से नहीं चल पा रहे। शैलजा कुमारी जी का बात कर रहे हैं कि नाराज थे, वो सब ठीक है, हमारा शीर्ष नेतृत्व हम सब बैठ करके उस चीज को करेंगे भाई, कि हमारा जहाँ पे संगठन की कमजोरी है उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से सुनामी जैसे जीत मिली है, अब तक की सबसे अच्छी जीत मिल गई, तो काम तो बता दे क्या काम किया इन्होंने, कौन से कारण से जीत के, जितने झूठ बोले इसलिए। बड़ी बहुत ही महंगाई की मार, क्या हुआ, महंगाई कम हो गई क्या? बेरोजगारों के साथ क्या क्या, खिलाड़ियों के साथ पूरी दुनिया ने देखा कि वहां खिलाड़ियों के साथ क्या 750 किसान शहीद हो गए इनके राज में। तो इसके बाद भी अगर जीत रहे हैं तो हर व्यक्ति जानता है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म की जीत है। किसी के बयान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आप जीत पे जो दम्भ कर रहे हैं मोदी जी, मैं उस जीत की बात कर रहा हूँ कि इस तरह की प्रचंड जीत का कोई भी एक प्रतिभर कारण नहीं था कि जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की जीत मिले। हर पत्रकार, आज सबसे बड़ा आधार स्तंभ पत्रकार है, पत्रकार लोग हैं, पिछले सर्वे हुए थे, मीडिया एजेंसियों ने सर्वे किया, सबके सर्वे को धता बताते एकदम ऐसा कौन सी सुनामी आ गई कि बता दे, वो बताने वाले कोई नहीं है। ये बड़े बड़े वर्ड, बड़े बड़े शब्दकोश में ऐसे एकदम भारी भरकम वर्ड को लेके आएंगे कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन बस तो सिर्फ जमीनी हकीकत कुछ और ही रहती है। जी, कैप्टन हरि सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं, कोई और कहता तो अलग बात थी, कि कांग्रेस और अर्बन नक्सल मिलकर, यानी कि कांग्रेस का संबंध है नक्सलियों से है। प्रधानमंत्री जी के कहने का तात्पर्य यही है। तो अगर है नक्सलियों से ऐसा संबंध तो उसको सामने लाना चाहिए, सरकार उनकी है, और ऐसे कांग्रेसियों को जेल में डालना चाहिए जिनका नक्सलियों से संबंध हो, और नक्सलियों को तो डालना ही चाहिए। तो ये कहने से थोड़ी होगा कि कांग्रेस का अर्बन नक्सल जो है वो अब बरगलाने में कामयाब नहीं रहा। जी, निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव हो या उससे पहले हो, इनकी एक नक्सलों की एक टीम है जो भारत के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की हवा चलाती, इस तरह का नैरेटिव फैलाती है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस देश के लिए जो है ना घातक है, इस जनता के लिए घातक है। इस तरह की ये बातें लेके जाते हैं। अब देखिए कि इन्होंने किस तरह से अग्निवीर का लेके आए, जो हमारे सैनिक है अग्निवीर, उसके ऊपर कितना बड़ा इनने झूठ फैलाया, और वो झूठ इनका इतना जो है ना बेवफा हो गया, इनके वफादार नहीं हुआ वो झूठ। ये अग्निवीर भी भारी संख्या में भर्ती होके जा रहे हैं, और इसका जवाब हरियाणा भी ने दे दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अग्निवीर हरियाणा से ही जाते हैं, तो वहां से भी इन्हें जवाब मिल गया। फिर इन्होंने एक झूठ और फैलाया कि किसानों को जो है ना मारा जा रहा है, और किसान को जो है ना जो उनकी मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल रही है। तो किसानों के लिए हम 3 कानून लेके आए थे जो बहुत बेहतरीन किसान हित के कानून थे। यही अर्बन और यही कांग्रेस ने उसको पास नहीं होने दिया किसी भी अदालत। आज किसान उस बात को समझ रहा है कि ये 3 कानून जो आए थे हमारे हित में थे, मगर उस टाइम इन लोगों ने
उस तरह ऐसा तांडव मचाया कि उसमें टोटल आप देखिए अरवन नहीं थे तो कौन थे जो वहां लाल ड्रेस पहन के बैठ रहे थे, कह रहे थे मोदी तू मर जा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कौन लोग थे? ये किसान आंदोलन में ये सब कुछ हुआ था, दिखाई दे रहा था। उसी आंदोलन में एक लड़की, बस आप कर दीजिए, सबकी आवाज नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल। उसी आंदोलन में किसान के में एक बंगाल से लड़की आई थी। उस आंदोलन में सपोर्ट करने मान लो या उस आंदोलन में देखने के लिए उस लड़की के साथ क्या किया था इन लोगों ने? उसको रेप किया, फिर उसके बाद उसकी हत्या करी गई। उसी आंदोलन के अंदर हुआ। उसी आंदोलन के अंदर एक जो है ना, जिसको कहेंगे थोड़ा ना समझ था, जिसको कम दिमाग था, वो इनके आंदोलन में चला गया। तो पहले उसकी हाथ के अंगुली और हाथ काटे गए और उसके बाद उसको जान से मारा गया। तो ये सारा कुछ किसान आंदोलन में ही हो रहा था। तो आप सोचिए कि उस आंदोलन में कैसे लोग सम्मिलित हो चुके थे, किस तरह के लोग होते। मियां खलीफा, ग्रेटा थम्बा, जिनका भारत से किसान से और किसानी से, एग्रीकल्चर से दूर दूर कोई लेना देना नहीं है, वो इनके समर्थन में खड़े हो गए थे। तो ये इनके किसान आंदोलन था, ये रहा। इसके बाद इन्होंने देश के ऊपर बात करी। तो देश का जनाब जो हमने आज विकास किया है 10 साल में, हमें बताने की जरूरत नहीं, आम जनता देख रही है। ये कांग्रेस वाले ही आज हमारी बनाई हुई उन रोडों पे फर्राटे भर रहे हैं जहां ये पूरे दिन चलते थे इनके कार्यकाल में। आज हमारे टाइम उसी सफर को 2 घंटे में तय कर लेते हैं। तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अग्निवीर की बात कहें, जो हमारे बेरोजगार युवा जो घूमते रहते थे और वो सोचते थे कि आर्मी में जाए या न जाए, मगर बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि 4 साल की बात तो है, चलो आर्मी में भी होके आते हैं, आर्मी का भी एक मन में है जो है वो पूरा हो जाएगा। तो उनकी मुराद पूरी हो रही है। उसके बाद आर्मी को इससे क्या फायदा मिला कि आर्मी को एक नई युवा शक्ति मिल रही है। जो एल्टीट्यूड में हमारी ऐसी पोस्टें हैं कि जहां माइनस से भी जो है ना ज्यादा टेम्परेचर कम होता है और वहां 40+ लोग नहीं रह पाते, और ये युवा वहां बाखूबी अपना पूरा योगदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन अग्निवीरों का एक इतना बड़ा दल हमारे यहाँ रिजर्व फोर्स नजर आएगा कि भविष्य में कभी अगर बाई चांस जरूरत पड़ी तो ये फोर्स तैयार खड़ा है ट्रेनिंग लेके। तो ये चीजें इन्होंने नहीं सोची। ये तो इसको नकली तरह से मोदी को बदनाम करे, सेना को बदनाम करे। अरे रविंद्र जी, इन्हीं के टाइम इसी सेना की क्या हालत बना रखी थी इन्होंने। मैं सेना में ही था उस टाइम, और मेरी सारी नौकरी कांग्रेस शासनकाल की ही है। इनके कार्यकाल में हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, हमारे पास अच्छी जो है ना यूनिफॉर्म नहीं होती थी, और आदेश तो ऐसे होते थे कि अगर कांग्रेस ने हमारे पाकिस्तान ने अगर हमारे पोस्टों पे हमारे ऊपर फायर कर दिया तो हम जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि हमारे ऊपर हमें आदेश नहीं होते थे। अगर आज वही सैनिक, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहीं भी किसी सैनिक से जाके चर्चा करो, उससे पूछना कि पाकिस्तानी अगर आपके ऊपर फायर कर दे तो आप जवाब कैसे देते हो, वो तुरंत बता देगा कि फायर में ऐसे देते हैं जो जब तक उनकी पोस्टर नहीं उड़ाते हम बंद नहीं होते। तो आज हमने ये बदलाव किए हैं। इसी तरह से आप देश में देखिए, ठीक है, इनके बाकी लोग भी हैं, ठीक है ठीक है, इतने शासन काल में कांग्रेस का ज्यादा से ज्यादा रहा है। कांग्रेस के एक ही परिवार के प्रधानमंत्री रहे। मात्र एक एम्स था दिल्ली में। आज हिंदुस्तान में 28 एम्स काम कर रहे हैं और 50 कार्यरत हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये हमने करके दिखाया है। इसी तरह से आप देखिए इनके, बहुत अच्छी एक बात बताऊं, गरीबों वाली बात, कभी भी गरीबों का बैंक में खाता नहीं खुलता था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता था। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि गरीब बैंक तक भी पहुंचे। अगर मोदी जी आए, उन्होंने जन धन खाते शुरुआत करे, ठीक है ठीक है ठीक है, और सीधे सीधे 5 करोड़ खाते एक साथ खुलवा दिए। ठीक है, हम आएंगे। और आज उन खातों के माध्यम से गरीब का बेनिफिट गरीब तक पहुंच रहा है। ठीक है,
ठीक है सर, तो आएंगे हमने हम जो आपके करके दिखाया है ये कभी नहीं कर सकते जी। क्योंकि ये देश का हित नहीं चाहते, ये ठीक है। देश विरोध चाहते हैं। ठीक है। पवन पटेल जी, हम आएंगे आपके पास, जवाब तैयार रखिएगा। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, ये दोनों जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी, इन दोनों ने जो अपनी 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 विरोधी पार्टियों पर आरोप लगाए हैं, उसका आशय हमें समझाइए पहले। देखिए, जहां तक मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूँ, ये अर्बन नेशनलिज्म की जो बात है ना, ये खान मार्केट गैंग, वो अवार्ड वापसी गैंग, जो इस टाइप की चीजें हैं, प्रधानमंत्री जी उस संदर्भ में कहना चाहते थे कि एक ये वर्ग होता है जो एक्टिव हो जाता है सरकार के विरोध में, नीतियों का विरोध करने के लिए किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में। अभी जैसे मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, बीजेपी वालों ने अपनी नीतियां गिनाई, कांग्रेस वाले ये गिनाना चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का तरीका सही नहीं है। अभी यही इलेक्शन कमीशन था लोकसभा चुनाव में, जब इनके हिसाब से इनको अच्छी सफलता मिली। यही इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में चुनाव कराता है, यही कर्नाटक में चुनाव कराता है, यही हिमाचल में चुनाव कराता है। जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो यही इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करा रहा था। तो हरियाणा में इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा था और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन बेईमानी नहीं कर रहा था। ये किस तरीके के मापदंड है? राजनीतिक पार्टी जिसने देश में सबसे ज्यादा शासन करा है आज तक, जो इस समय विपक्ष का नेतृत्व कर रही है, जिसके नेता एलओपी है, उसको देश की संवैधानिक संस्थाओं को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, ये मेरा मानना है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अगर मीडिया के एग्जिट पोलों का विरोध करा जा रहा है तो मीडिया के एग्जिट पोल तो अभी लोकसभा के चुनावों में भी धराशायी हो गए थे, तो उस समय तो मीडिया का विरोध नहीं करा गया, मीडिया ने बहुत अच्छा बोला था। ये जब आप बोलते हो तो आज की जनता जो है सोशल मीडिया और संसाधनों से इतना जागरूक हो गई है कि वो अपना नफा नुकसान देती है। अगर आप किसान, पहलवान, नौजवान का मुद्दा लेके चुनाव में जाते हो, जनता उस चीज को समझती है। लेकिन जब आप एक खिलाड़ी को पर्सनल कर लेते हो, आप देखो मनु भाकर ने भी बहुत अच्छी जीत अर्जित करी, 2 मेडल जीती थी, क्या उनका भी वही सम्मान दिल्ली एयरपोर्ट आगे पे करा गया? नहीं करा गया, क्योंकि उनका हरियाणा के चुनाव में इस्तेमाल नहीं था। तो आप जब चीजों को सेलेक्टिव करोगे तो आपकी चीजें अगर नहीं चुनी जाएंगी तो आपको इसका इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आप खिलाड़ियों में मतभेद कर रहे हो, आप नौजवानों में मतभेद कर रहे हो, आप किसानों में मतभेद कर रहे हो। किसानों के जो बहुत बड़े नेता कहे जाते थे, इस हरियाणा के चुनाव में वो चुनाव लड़ रहे थे, आपकी जानकारी में होगा कि उन्हें 1,500 से 2,000 वोट मिले हैं, उनको उतने वोट भी नहीं मिले कि वो जमानत बचा पाए। तो इसका मतलब अर्बन नेशनलिज्म का यही परिभाषा है कि वो लोग किसानों के नेता बन के आके खड़े होकर सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन जमीन पे वो उन लोगों से कभी जुड़े ही नहीं है। इसलिए जब चुनाव में बीजेपी जाती है तो वो रिफ्लेक्शन वोटों में नहीं दिखता, तब ये नेता कहते हैं बेईमानी हो रही है। तो जब उन मुद्दों से जुड़े लोग उस मुद्दों को उठाएंगे और जनता को उस बात को समझाएंगे, अगर ये लोग ओपीएस तो आप कहते हैं कि हम वन पेंशन को वापस लाएंगे, लेकिन जनता अगर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही तो आपको आज की परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार से प्रदेश में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो भारत में ऐसा मॉडल नहीं निर्मित करना पड़ेगा। आपको अपने शासन के राज्यों में या अपने सहयोगी दलों के शासन के साथ एक ऐसा मॉडल लेके आना पड़ेगा जो उदाहरण के रूप में हो, जहां के अचीवमेंट आप गिनाएं, फेलियर गिनाने से जीत नहीं होगी। जी, पवन पटेल जी, महामंत्री कांग्रेस जी, आपने हमें लगा आपको दोनों की तरफ से बोलना चाहिए, तो आपने फिर मोदी जी का परिभाषण दे दिया अर्बन नक्सलाइट का। खड़गे जी का नहीं बोला कि किस संदर्भ में बोला होगा, खाली पूरी मोदी जी की बातें बता दी आपने। अगली बार बता देंगे ना, सब दोनों को बताना चाहिए। दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो भदौरिया जी बोल रहे हैं, झूठ, कौन से झूठ की बात कर रहे हैं? अर्बन नक्सलाइट क्या झूठ बोल रहे हैं? किसानों क्या है? हम कहते हैं कि किसानों के बीच में कोई घुसपैठिया घुसा हुआ था तो उसको अंदर करते, उसको क्यों नहीं अंदर के? 750 किसान शहीद हो जाएंगे। वो 750 किसान जो थे इस देश के बाती नहीं थे। अगर किसान नहीं थे आप बोल रहे हैं तो फिर आपने क्यों तीनों काले कानून वापस ले लिए? क्यों ले लिए वापस? इसका जवाब देने वाला है कोई नहीं है जवाब इसका देने वाला।
आज हम जो बात कर रहे हैं, इतना अधाधुंधी नहीं मची कि पूरे देश में एक साथ आप अपने हिसाब से कर लोगे। जहां आपकी चल जाती है वहां चल जाती है। हम तो सिंपल सी बात कहते हैं कि जो आप वचन पत्र हो, उन वचन पत्र को लेके जाते हो और बोलते हो कि ये हमने कहा था। भाजपा किस वचन पत्र पे जाती है? अभी भदौरिया जी बता रहे थे कि अग्निवीरों की बहुत बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने बोला था कि अग्निवीरों को हम भारतीय जनता पार्टी के बाहर कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने में वरीयता देंगे। ये युवाओं का, ये हमारे सैनिकों का सम्मान हो रहा है, ये युवाओं का सम्मान करेंगे। ये सिर्फ बतौलेबाजों की पार्टी है, नंबर 1 की झूठी पार्टी है। महंगाई कम करने के लिए मोदी जी ने बोला तो महंगाई कम हो गई क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, रोजगार दे दिया क्या? किसानों के दुगनी करने की बात की थी, किसानों के दुगनी हो गई क्या? 100 दिन में काला धन आ गया क्या? जिन सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया, अब उसको हम बोल दे तो बात करते हैं। अरे क्यों आनी चाहिए आपकी सरकार? आपने कोरोना में इतने लोगों को मार डाला, इसलिए ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाए। रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन लोगों के, मंत्रियों के, स्टाफ के लोग दलाली करते हुए पकड़े गए, इसलिए आपकी सरकार बननी चाहिए। गजब का तमाशा मचा हुआ है। वो बोल दिए तो उसका बोलने का रीजन ये है, और हम बोल दे तो हमारा बड़ा खराब रीजन है। अरे हम कहते हैं देश के खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधियां करता है, चाहे कांग्रेस पार्टी को चाहे भाजपा को, आपकी सरकार है उसको अंदर करो। आप अंदर नहीं करते हो, सिर्फ माइक में भाषण देते हो। इसका मतलब है कि वो आपके द्वारा भेजे गए लोग होते हैं, आपके द्वारा प्रचारित किया गया ये चीज होती है। चलिए, एक ही सांस में इतने जोशीले स्वर में अपने पार्टी का पक्ष आपने रखा। क्या बताइए, मजबूरी अपनी पार्टी का नहीं, बिल्कुल, पहले देश के बारे में सोचा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वास्तव में पवन पटेल जी, थोड़ा सा कूल हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए, तब तक कैप्टन साहब आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं जी। देवेंद्र जी, इन्होंने बात की आतंकवादियों की, महंगाई की, सबका बड़ा जिम्मेवारी से जवाब दूंगा और बड़े शांति से दूंगा, क्योंकि हमें बौखलाने की जरूरत नहीं है। बौखलाते वो है जिनकी बात में दम नहीं होता है। चलिए हो गया, बात करिए, बौखला गए हम अपनी अब आतंकवादियों की बात आपको बताएं। केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, दिल्ली में कुछ आतंकवादी मारे गए थे बटाला हाउस में, और बटाला हाउस बटाला हाउस में जब मारे गए, ये लोग चले गए, तो इनके एक मंत्री बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि बटाला हाउस का कांड में जो मारे गए आतंकवादी है, उनके लिए सोनिया जी रात भर रोती रही, उन्हें नींद नहीं आई। अरे राम राम, आप तो ये सांसद जो लोगों ने आतंकवादी हमला किया तो उनके साथ क्या हुआ? इनको बोलो बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। बौखलाहट उतनी रखो जो जनता भी समझे, इतनी मत रखो। तो क्यों बीच में बोल रहे हो? बौखला हम तो नहीं बोले आपके। अरे जब अभी की बात चल रही, मोदी जी की बात चल रही है, वहां पहुंच गए, उसके बाद तो जनता ने आपको अपॉइंटमेंट दे दिया था ना 2014 में। आज भी आपको अपनी बातें बताने लायक नहीं कि अपनी बात करिए। आज भी आप कोई इतिहास की बात कर रहे हैं, आज भी आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। दो इनको, अरविंद जी 2 मिनट टाइम हुआ तो हम बाद में बोलेंगे, और बोलो। बीच में बोलना मैं ठीक नहीं समझता। चलिए कैप्टन साहब, बात रखिए अपनी। नहीं, बीच में बोलना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। ऐसे लोगों से मैं बात करना भी उचित नहीं समझता हूं, जो बात डिबेट को डिबेट ना समझ के उसको एक मजाक बनाते हो। जी कैप्टन साहब, अपनी बात रखिए। पवन पटेल जी सुनेंगे आपकी बात बड़ी गंभीरता नहीं, हम सुन लेते हैं। पिछली बार भदौरिया जी बोल रहे थे बीच बीच में, अब उस बात को इतना एनलार्जमेंट कर रहे हैं, कुछ पूछने को नहीं। चलिए ठीक है जी। रविंद्र जी, महंगाई आप देखिए, इनके टाइम क्या थी और हमारे टाइम क्या है। हमने जिस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया है, शायद ये कभी नहीं कर पाए। इसी तरह से भ्रष्टाचार पे जिस तरह से हमने कंट्रोल किया है, ये कभी नहीं कर पाए। और इन्होंने कोरोना की बात की, कोरोना में लोग मारे गए। अरे जनाब, अगर आपके की सरकार कार्यकाल में सेंटर में आपकी होती और उस टाइम कोरोना आया होता,
तो शायद ये देश ही नहीं बचता। क्योंकि आप एक पोलियो की, डेंगू की तो वैक्सीन आप 20 साल में ला पाए थे, तो इतने बड़े महामारी कोरोना की वैक्सीन तो शायद आप कभी ला ही नहीं पाते। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति और हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका अथक प्रयास, 9 महीने के अंदर हमने वो वैक्सीन बनाई कि जो बड़े बड़े धनाढ़ देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इन्होंने भी माना कि भारत की जो वैक्सीन है इससे अच्छी कोई वैक्सीन नहीं है। इस तरह से वैक्सीन हमारी कारगर हुई। अच्छा, आप ये देवेंद्र जी एक चीज और देखिए, जब वैक्सीन बन गई तो उस पर भी इन्होंने नैरेटिव फैलाया कि ये तो मोदी वैक्सीन है, इसको नहीं लगवाना। मतलब क्या क्या इनके षड्यंत्र रचे जाते हैं, और यही के नेता सबसे पहले लगवा के आ गए। मैंने देखा इनके बड़े बड़े नेता पहले जाके लगवा रहे थे, मगर आम जनता को बरगला रहे थे कि मोदी वैक्सीन है, इसका तो टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, इसको लगवाना नहीं, ये ठीक नहीं है। तो किस तरह की सोच रखते हैं इन्हीं के नेता। मणिशंकर अय्यर थे, ठीक है, पाकिस्तान में जाके जितने वहां उग्रवादी ग्रुप थे उनके साथ बैठ के क्या चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाइए और हमें लाइए, फिर हम आपकी बात करेंगे, आपके साथ संबंध अच्छे बनेंगे। ठीक। उन्होंने कहा कि ये तो आप सरकार हम कैसे हटा सकते हैं, ये तो आप ही हटा सकते हो। तो सोचिए कि इनके कहां का ताज जुड़े हैं। इसी तरह से इनका एक नेता है, मैं तो सम्मान से ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी नाम है उनका, मगर जब वो बोलते हैं तो उनके मुंह से कहीं ना कहीं भारत के लिए जहर निकलता है। जिस तरह से अभी आपने सुना होगा कि विदेश में जाके किस तरह से उन्होंने कहा कि भारत में संविधान नहीं है। अरे भारत में संविधान नहीं होता ना, तो आप जो जहर उगल के विदेश में आते हो, आते ही आपको जेल में डाल दिया जाता, आप खुले नहीं घूमते। ठीक है, पड़ोसी राज्य में देश में देख लो कि वहां सरेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, एक शब्द कांग्रेस नहीं बोलती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो देखिए कितना तांडव मचाएगी कांग्रेस। जी। तो ये दोगली राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस बहुत कर चुकी और ये देश जान चुका है। अब रही बात ये कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, ना तो इनके पास अब कोई नीति है, ना कोई विजन है, और नेता इनके पास कोई रहे नहीं, इनको छोड़ के सब चले गए। एक अकेले राहुल गांधी बचे हैं जिनको देश नकार चुका है। तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो होना ही है। ठीक है, देर सफेद चाहे अभी हो जाए या अगले चुनाव तक हो जाए, सुपड़ा साफ होना है। कांग्रेस अब रहना नहीं है। ठीक, आएंगे हम आपके पास। जनता देश मूड बना चुका है। ठीक है, आएंगे। कांग्रेस को अगर देश में रख लिया तो ये सत्य है कि इस देश का फिर दोबारा ये बंटवारा करवाने के मूड में है कांग्रेस। जिस तरह से जातिवाद की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं की जाति जनगणना कराई जाए। पूछिए, कभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों की जनगणना कराई जाए? मुसलमानों में हिंदुओं से भी ज्यादा खापे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। बिल्कुल मिलेगा। आ रहे हैं, पूरा हिस्ट्री बता डाले पूरी। ठीक है। सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, इनसे इन्होंने कहा महंगाई जितने दम से मोदी जी ने खत्म किया है कोई नहीं कर सकता। अरे क्या खत्म किया ये नहीं बताया। बेरोजगारी जैसा मोदी जी ने खत्म किया कोई नहीं कर सकता। क्या खत्म किया कुछ नहीं बताया। मतलब बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार में अजीत पवार जैसे लोगों को, जिनको बोलते 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। भ्रष्टाचार कहाँ गया? वॉशिंग मशीन में धुल गया मोदी जी की। राहुल गांधी वहां जाके विदेश में जाके बोलता है क्या कि हमारे लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, तो बड़ा देश की बदनामी होती है। और जब मोदी जी बोलते कैसा देश, कहाँ पैदा हो गया मैं, सपेरों का देश, बिरयानी खाने बिना बुलाए जाते हैं, तो देश का मान बढ़ता है। वाह वाह भदौरिया जी, सलूट है आपको सलूट है। आपको बात करनी थी मोदी जी की नीतियों की, नहीं बात कर पाए। जितने पीएम केयर फंड में जितने वेंटिलेटर खरीदे गए सब वेंटिलेटर नकली, सब चाइना से। दूसरों को पाठ पढ़ाएंगे चाइना का सामान मत खरीदो, और यहाँ चाइना को टेंडर देके चाइना से पूरे सामान मंगवाएंगे।
क्या दोहरा मापदंड है? अरे राहुल गांधी की बात करते हो, अगर किसी में हिम्मत है उससे बड़ी लाइन खींच के बता दो, कर दो इतनी लंबी पदयात्रा, लगा लो इतने दुखी गरीब को, पीड़ित को गले। नहीं लगाओगे आप। जातीय जनगणना की बात करते हो, क्यों नहीं होनी चाहिए जातीय जनगणना? पेड़ की जनगणना हो जाएगी, जानवरों की हो जाएगी, अरे जाति जनगणना हो जाए, क्या मुसीबत है उसमें? जिसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से नीतियां बनेंगी ना। लेकिन नहीं, ये बरगलाने का प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे और इल्जाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाएंगे। हमने पूछा कि जो 10 पद से ज्यादा बातों को आपने चुनाव में प्रचारित किया, उनको पीड़ा किया हो तो बता दीजिए। बोल दीजिए कि झूठे मोदी जी ने नहीं बोला था कि 100 दिन में काला धन आएगा, आ गया काला धन, इसका जवाब नहीं देंगे। 2 करोड़ रोजगार दे दिया आपने, पकौड़े तलने का रोजगार दे, इसका जवाब नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को कथनी और करनी के अंतर को जनता समझ चुकी है। मैं आज भी बोलता हूँ, बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ मैं, जिस दिन इस चुनाव के मैकेनिज्म की पोल खुलेगी उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि किस मैनेजमेंट और किस मैकेनिज्म से चुनाव जीता जाता है, देख लीजिएगा। चलिए, मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। पवन पटेल जी की इच्छा थी कि आपने मोदी जी के मंतव्य को तो बता दिया, लेकिन खरगे जी ने जो बातें कही कि बीजेपी टेररिस्ट है, पार्टी है, वो मंतव्य आपने नहीं बताया। तो पहले आप वो मंतव्य भी बता दीजिए, उसके बाद फिर, समय बहुत कम है। देखिए, खरगे जी का मंतव्य तो कांग्रेस के महामंत्री जी ने भी नहीं बताया, क्योंकि खरगे जी को तब इस्तेमाल करा जाता है जब उनकी जरूरत होती है, वरना सारा क्रेडिट तो राहुल गांधी जी को दिया जाता है। जब हार होती है तो खरगे जी का जिक्र आता है। लेकिन अगर वो वचन पत्र की बात कह रहे थे तो मैं बिल्कुल अभी वचन पत्र बिल्कुल लेटेस्ट 24 का बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो पार्टी कांग्रेस के संग चुनाव लड़ रही थी, उनके वचन पत्र में था हम 370 वापस लाएंगे। क्या ये देश के साथ की चीज है? ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो उस तरीके की धाराओं पे डिसीजन लेगी? नहीं है। जब वहां जाके ये बयान दिया जाता है कि यहाँ पे बाहरी लोग शासन कर रहे हैं, आप लोग जीतेंगे तो आप लोगों का शासन आएगा, ये बताता है कि किस तरीके की भावनाओं से है। जब राहुल गांधी जी का बयान पाकिस्तान के मिनिस्टर कोट करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए वो भी यही कह रहे हैं 370 हटेगी, ये देश के लिए मुश्किल है। जब अमेरिका के बयान पे पन्नू रिएक्ट करता है तो कांग्रेस उस पर कुछ नहीं बोलती, ये मुश्किल है। जब पैलेस्टीन में समस्या होती है तो वर्किंग कमेटी एक ऑर्डर पास करती है उनकी सिरपति में। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता है तो कोई उस पर कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे समस्या है, आप अपने देश में रहेंगे, जिस देश की बहुसंख्यक आबादी को भूल रहे हैं, वो जब इकट्ठा हो रही है तो वो एक समस्या का कारण है। अगर जातीय जनगणना से सारी समस्याएं हल होनी थी तो जब आपने 55 से 60 साल शासन करा तो जातीय जनगणना नहीं थी। इतिहास का जिक्र क्यों नहीं होगा? जातीय जनगणना को नेहरू जी ने ही बंद करा था, उसके बाद कभी क्यों नहीं? चलिए, और अगर जातीय जनगणना आपको करानी है तो आप अपने राज्यों में जहां पे आप शासन में हैं क्यों नहीं कराते? कर्नाटका में तो बड़ी रिपोर्ट रखी है, डीके शिव कुमार जी ने कहा है कि जिस दिन ये रिपोर्ट आएगी सरकार गिर जाएगी। वहां पे लाइए, एक उदाहरण पेश करिए और जनता के सामने एक नजीर पेश करिए कि इससे ये लाभ होंगे। जितनी भागीदारी उतना हम उसको वहां पे फैसिलिटीज दे रहे हैं, जनता को वो चीजें अच्छी लगेगी और राज्यों में आपकी सरकार आने लगेगी, आप जीत जाएंगे। लेकिन आप उन चीजों को करेंगे नहीं। ये केजरीवाल की वाली जो पॉलिटिक्स 10 साल से चल रही है ना, आरोप लगाओ, भाग जाओ, अगर उससे जीत जाओ तो उसका क्रेडिट लो, अगर हार जाओ तो छोड़ दो। ठीक है। पवन पटेल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? समय तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नहीं, अब कहने के लिए कुछ बचे क्या? जब इनको जिनको जज की भूमिका में आना था वही अब जज की भूमिका में नहीं रह गए तो क्या कहना है? सब बढ़िया है, चलने दीजिए जो चल रहा है। नहीं, बात ऐसी नहीं है। नहीं, ये बात आपकी तीखी लग सकती है। नहीं, बात देखिए, हम कह रहे हैं कि दोनों चीजें होती हैं, लेकिन अपना ओपिनियन है, बात तीखी लगने वाली बात नहीं। देखिए, आदमी को थोड़ा सा उसमें अगर जो कुछ गलत हो तो बताइए। अगर जो राहुल गांधी ने कुछ यात्रा गलत की तो कहा हो तो बताइए। उस यात्रा पे एक भी शब्द नहीं बोले, बाहर की बात कर रहे, तो मैं कहता हूँ कम से कम बैलेंस बना के रखिए ना, कि बाकी लोग भी देखते हो तो कम से कम उनको लगे कि आपके नहीं, अगर जो मनीष जी ने कुछ गलत कहा हो तो बताइए। अगर मनीष गलत कोई कही तो सकता, आज की डेट में कैसे गलत कहेगा? कोई गलत कहेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। गलत का गलत तो सिर्फ कांग्रेस के लोग कह सकते हैं, बाकी कोई गलत कहता है। चलिए,
आरोप हैं कि कम होते नहीं और आरोप लगते ही रहेंगे। खैर, सत्य को सत्य सुनने का साहस भी होना चाहिए और झूठ को झूठ कहने का भी साहस होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो अर्बन नक्सल पर आर पार हो रहा था। बात अर्बन नक्सल और बीजेपी के टेररिस्ट होने की है। ऐसा है कि ये आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे क्योंकि राजनीति है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वास्तव में जनता के लिए कौन काम कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। जनता के दुख दर्द में कौन साथ खड़ा है, ये देखना जरूरी है। जो जनता के साथ नहीं, उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।